पर बात करते हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ डिसलोकेशन या इन द एस्पेक्ट ऑफ समथिंग जिसमें किसी कारण से हमारे जो जॉइंट कैप्सूल हैं वो लैक्स हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं टाइम के साथ। वहीं ऑन द अदर हैंड देयर इज आल्सो कंडीशन जिसमें जॉइंट कैप्सूल बहुत ज्यादा टाइट हो सकता है। उसमें कई बार पूरे मसल्स के अलोंग या जॉइंट कैप्सूल के अलोंग या फिर जो लिगामेंट्स उनको आपस में जोड़ के रखते हैं उनके अलोंग एडिशंस बन जाते हैं काफी सारे। तो उस कंडीशन को हम फ्रोजन शोल्डर कह देते हैं। फ्रोजन शोल्डर वेरिएबली काफी मतलब कितना डिग्री तक हुआ है नहीं हुआ है सब सब में काफी उसमें मतलब वेरी करता है। एंड ऑल्सो द थिंग अबाउट फ्रोजन शोल्डर इज कि वो एक सर्टेन एज तक बाउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो एक सर्टेन एज के बाद जाके ही होता है या फिर एक सर्टेन लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट पे एक सर्टेन कंडीशन पे आके ही होता है। ऐसा नहीं होता। फ्रोजन शोल्डर प्रैक्टिकली किसी भी एज में हो सकता है। एंड लॉस ऑफ स्ट्रेंथ या लॉस ऑफ मोबिलिटी लाइक सिंस वी आर सेइंग कि फ्रोजन शोल्डर इट इज फ्रोजन, तो नेचुरली जो चीज जहां पर फ्रीज हो गई है वो वहां से ज्यादा हिलडुल नहीं पाएगी। तो जो भी डेली एक्टिविटीज हमें कैरी आउट करना होता है उसमें वो परेशानी पैदा करता है। फ्रोजन शोल्डर में द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो इज कि जो उसका आई वुड से कि पूरा एक साइकिल होता है। इस साइकिल में तीन पार्ट्स होते हैं, तीन फेजेस होते हैं जिसमें पूरी ये कंडीशन काम करती है। एक होता है फेज फ्रीजिंग, देन होता है फ्रोजन, और देन होता है थॉइंग। थॉ मतलब किसी चीज कोई जमी हुई चीज थी उसको हमने बाहर फ्रीजर से निकाल कर रख दिया ताकि वो थोड़ा सा उसकी जो बर्फ होती है वो मेल्ट हो जाए। सो काइंड ऑफ लाइक दैट। अब उसका आप कहेंगे कि शोल्डर से क्या रिलेशन है। जब कोई मस्कुलर एडिशन बनते हैं शोल्डर में, या फिर अगर कोई पर्सन टेंड्स टू फ्लक्चुएट वेरी फास्ट, तो कई बार शुगर के भी आपके यहाँ डेल्टॉइड के लोअर एंड से लेके ऊपर यहाँ जहाँ आपका कॉलर बोन टच करता है शोल्डर के पास यहाँ तक, एंड इवन कई बार पीछे भी, पीछे ऑल दो बिट रेयर बट हाँ ज्यादातर क्रिस्टल्स सामने की ओर काफी अच्छे अमाउंट में बन जाते हैं उस केस में। एंड वो मतलब इट इज वन ऑफ द रीजंस। द अदर रीजन बीइंग कि कई बार जब कोई हाई इम्पैक्ट अगर ट्रॉमा होता है, या फिर जैसे हम कल स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे जब डॉक्टर परवेज के सेशन में, तो इफ अ पर्सन हैज अ टेंडेंसी ऑफ डिसलोकेटिंग देयर शोल्डर वेरी ऑफ्टन, उनका काफी जल्दी अपने सॉकेट से शोल्डर बाहर निकल आता है एंड जॉइंट कैप्सूल आपका लूज है, इन दैट केस ऑल्सो क्योंकि आप जब वो बार बार डिसलोकेट हुआ रीलोकेट हुआ फिर डिसलोकेट हुआ फिर रीलोकेट हुआ, तो उसकी वजह से इतनी बार जो उसकी वियर एंड टियर होती है उसके कारण भी काफी उसका रेंज कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू फ्रोजन शोल्डर। एंड अभी सिंस अभी जैसे हम अपना वर्चुअल सेशंस की बात करते हैं या हम बात करते हैं कि हम किस तरह के इकोसिस्टम में रह रहे हैं इस समय, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, अभी क्योंकि हम सब अपने अपने घरों पे हैं। एंड जैसा कि इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू, लाइक आई सेड कि कोई वो एज पे कन्फाइंड नहीं है या वो एक सर्टेन कंडीशन पे कन्फाइंड नहीं है। एट द सेम टाइम वो आपके लाइफस्टाइल पे भी बहुत ज्यादा कन्फाइंड नहीं होता। इन मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे एक इंसान काफी एक्टिव है, चलता फिरता है, अपनी सारी डेली का अपना जो भी रूटीन है वो बहुत अच्छे से कैरी आउट कर रहा है,
even then they might end up having a frozen shoulder ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि सिर्फ एक वो प्रॉपर जैसे कहते हैं कि मस्कुलर एडिशंस बनने पे या क्रिस्टल्स बनने पे ही वो नहीं होगा। उसके अलावा भी अगर किसी कारण से उनका प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम है, किसी कारण से उनके कोई एक आध आई वुड से जैसे लिगामेंट्स जो बनते हैं उनमें कहीं पे कोई डिफॉर्मिटी है, बाय बर्थ कोई डिफॉर्मिटी है, कई बार हो जाती है, इन दैट केस ऑल्सो वन कैन हैव इट। तो जैसे हम थ्री उसके फेजेस की बात करते हैं अगर फ्रोजन शोल्डर की, तो एक होता है फ्रीजिंग फेज जिसमें काफी उसमें पेन होती है। पूरा शोल्डर, द फ्रंट ऑफ शोल्डर स्पेशली यहाँ से जब शुरू होता है पूरा बहुत ज्यादा उसमें दर्द करता है। एंड धीरे धीरे वो पेन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जो हमारा नेचुरल जो रेंज ऑफ मोशन था हाथ को आगे पीछे साइड में इस तरह से चलाने का, वो कम हो जाता है। अगर आपका हाथ पहले ऊपर इतना जाता था तो अब वो इतना जाएगा, फिर इतना करते करते वो बिल्कुल शरीर के पास आ जाता है। देन देर इज द फेज ऑफ फ्रोजन जिसमें अब उसमें पेन नहीं है, लेकिन जो range हुआ था पूरा पिछले फेज में वो अभी रिटेन नहीं हो पाया है। वो वहीं का वहीं फिक्स हो जाता है और उसका मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, ऑल्दो पेनलेस बट नॉट वेरी मच मूवेबल। एंड देन जब हम बात करते हैं कि जिसको थॉ करने की, थॉइंग का जो फेज होता है उसमें वो पेनलेस होता है, वो बहुत ज्यादा देर लगाता है। लाइक नेचुरली अगर हम उसको एज इट इज छोड़ दें एंड वी से कि हमें कोई इसमें इसका कोई हमें फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन नहीं करना, या फिर हमें इसको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना या उसको मोबिलाइज करने का ट्राई नहीं करना, तो इट कैन टेक अप टू 6 months ऑल्सो। देन ये मतलब बात हुआ जनरल एक फ्रोजन शोल्डर, या जैसे हम अपने मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। एडहेसिव कैप्सुलाइटिस दिस इन लाइक इन दिस केस जो अभी मैंने आपको बताया, जिसमें वो इंड्यूस होते हैं या तो ब्लड शुगर लेवल्स ऊपर नीचे होने की वजह से, या किसी ट्रॉमा की वजह से, या फिर प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ठीक से ना होने की वजह से। जो प्रोटीन एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होने के कारण होता है, या फिर जनरली जो शुगर क्रिस्टल्स के फॉर्मेशन के कारण होता है, those particular two types are very much I would say common in the elderly actually। ये ऐसे दो मतलब उसके पार्ट्स हैं जो कि थोड़े बहुत नॉट इंटायरली बट अप टू सम एक्सटेंट एक एज फैक्टर के कारण कहीं ना कहीं पर डेवलप हो जाते हैं। सिंपल फैक्ट बीइंग कि जो हमारा शुगर इनटेक है जैसे, या ब्लड शुगर लेवल का जो फ्लक्चुएशन है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ शुगर का या उस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कैलोरीज का जो आई वुड से पूरा द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग इट एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग इट फ्रॉम द बॉडी, वो एक सर्टेन एज के बाद थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात करी थी, वो उसका रिलेशन इन चीजों से, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में सिर्फ एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता, एट द सेम टाइम जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं या जो पूरे एक सर्टेन प्रोसेस के बाद जो उसका बाय प्रोडक्ट बनता है, जो यूज हुआ वो हो गया, जो नहीं हुआ दैट हैज टू गो आउट, उसको बॉडी से बाहर निकलना ही पड़ता है। एंड किसी कारण से अगर वो ना निकल पाए तो वो बॉडी में यहाँ वहां फिर जमा हो जाएगा एंड देन इट विल कॉज प्रॉब्लम। तो ब्लड शुगर लेवल जब फ्लक्चुएट होता है उसके कारण जो क्रिस्टल्स बनते हैं, दैट इज वन ऑफ द रीजंस फॉर फ्रोजन शोल्डर। सेकंड बीइंग व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो प्रोटीन इज वन ऑफ द फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स जो कि एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा गड़बड़ करता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस केस में, सबसे जल्दी वो देखने को मिलती है मसल बल्क कम होना, या फिर लाइक आई सेड कि इफ अ पर्सन हैज टेंडेंसी टू डिसलोकेट देयर शोल्डर वेरी ऑफ्टन, काफी जल्दी
वो हमें चीज देखने को मिल जाती है। तो ओनली गुड थिंग अबाउट इट इज कि इसके सिम्टम्स काफी जल्दी जल्दी हमें डेवलप होते दिख जाते हैं, एंड एट एन अर्ली स्टेज हम उसका इलाज कर सकते हैं, एंड एट एन अर्ली स्टेज हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि हम यहाँ पे जो हम एक अपने करंट इकोसिस्टम की बात कर रहे थे, तो मैं अपने सेशन पे ज्यादा एम्फोसिस उसी पे दूंगा, सिंस दैट इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग एन ऑनलाइन सेशन ऑन जूम, कि फ्रोजन शोल्डर की बात करें या फिर हम बात करें जॉइंट स्टेबिलिटी की या जॉइंट स्ट्रेंथनिंग की, इन एनी एस्पेक्ट ऑफ दैट जॉइंट, हम अभी इस समय अपने घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं, दैट इज द मेन क्वेश्चन। फ्रोजन शोल्डर, आई एम नॉट सेइंग कि अगर वो एक सर्टेन एज बाउंड है, जो भी 2-3 फैक्टर्स, मैं ये नहीं कहता कि वो सबको हो जाएंगे, ऐसा कोई किताब में नहीं लिखा या कोई किसी का कोई कहा पत्थर की लकीर नहीं है कि एक सर्टेन एज के बाद अगर प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि 10 में से 3 लोगों को, या 10 में से 4 लोगों को, या 10 में से 5 लोगों को, या 10 में से एक ही लोग को। तो दैट नंबर वेरीज वेरी मच, हर जगह पे पर्सन टू पर्सन वो चीज फर्क पड़ता है उसमें। बट एट द सेम टाइम उसके चांसेस कितने हैं या नहीं है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, सिंस अभी हम सब अपना घरों पे हैं, एंड लाइक आई से कि सर्टेन लेवल ऑफ मोबिलिटी या एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी जो हमारा लॉकडाउन से पहले तक में था, अब क्योंकि हम उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको उस तरह से कैरी आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो certain things can change with time in that case। कई बार कभी मतलब एल्डर्स का जैसे कोई कॉल आता है, तो काफी उस केस में लोगों को ये एक कंप्लेंट रहती है कि सर हमारे हाथों में या हमारे पैरों में क्रैम्प्स आते हैं। अब क्रैम्प्स आना बंदे से कि हमें सर क्रैम्प्स आते हैं, मैं कहता हूँ कि क्रैम्प आप किस तरह से कहना चाह रहे हो, लाइक अगर इफ आई वर टू से, आप अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा डिफाइन करिए। आप एक बार सिर्फ इतना बताइए कि अगर क्रैम्प्स आ भी रहे हैं किसी कारण से, तो वो कितने एरिया तक कंफाइंड है, या उनमें किस तरह से नो क्या कहते हैं कि नमनेस के साथ आते हैं या पेन के साथ। जी कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैं कह रहा था कि my wife, she gets a cramps around the fingers, only in the hand। जी जी जी। तो सर मैं अभी उसी पर ही आऊंगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि फ्रोजन शोल्डर तो एक तरफ, लेकिन जो क्रैम्प्स आना या एक करंट इकोसिस्टम में जो मेन हमें इशू देखने को मिलता है, वो यही है। एंड उस पर का मतलब एम्फोसिस हम उस पर काफी दें आज सेशन में, कि चाहे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो, चाहे ब्लड शुगर लेवल की वजह से हो, चाहे इवन नर्व कंप्रेशन की वजह से हो, क्रैम्प्स को not everyone can define it, and not everyone can say sir हाँ हमें पर्टिकुलर ये सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, तो ये हमें सब में देखने को मिलेंगे। क्रैम्प्स उठना इन, चाहे वो आपका हाथों में हो, फोर आर्म्स में, या पैरों में कहीं पे भी, इवन एब्डोमेन में भी कई बार क्रैम्प्स उठते हैं। It can be accompanied by numbness, it can be accompanied by pain in some cases, in some cases कई बार साथ में लगता है कि there is altered sensation, पर हाथ या तो बहुत गर्म हो रहे हैं या हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं, तो बहुत चीजें उसमें वेरी करती हैं। या कई बार लगता है कि हाथों में कोई ऐसे पिन चुभ रहा है कहीं कहीं पे, अलग अलग जगहों पे, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। One of the biggest reasons for having cramps की उसका जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि प्रोटीन एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होता, एक उसका सबसे बड़ा कारण है ये। लेकिन एट द सेम टाइम
नर्व कंप्रेशन के कारण भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। एंड नर्व कंप्रेशन के अलावा अगर आपका मसल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं है एंड आप एक मसल को अपने आई वुड से जितना उसका लिमिट है वर्क करने का उसके बियॉन्ड पुश करेंगे तब भी आ सकते हैं। सो स्ट्रेंथनिंग के अलावा जितना हमने पिछले सेशंस में अपना जितना एम्फोसिस दिया है स्ट्रेंथनिंग पे, उतना ही स्ट्रेचिंग पे भी देना जरूरी है। एंड एट द सेम टाइम दोनों का एक बैलेंस बनाना जरूरी है कि हम अगर सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है, अगर हम सिर्फ स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। दोनों का एक बराबर बैलेंस बना के ही चले। सो आज के सेशन में ये दो टॉपिक्स हैं जो मैंने थोड़े से कंबाइन करे हैं, फ्रोजन शोल्डर और एक मसल क्रैम्प्स के रिलेटेड, क्योंकि इनमें काफी हद तक कनेक्शन भी होता है। एंड एट द सेम टाइम जब हम स्ट्रेचिंग की बात करते हैं, ज्यादातर अपर एक्सट्रीमिटी के स्ट्रेचेस हमारे फ्रोजन शोल्डर के केस में कवर अप हो जाते हैं। एंड ऑल्सो दैट इज समथिंग जो कि फ्रोजन शोल्डर शायद हर किसी को चाहे ना भी हो, एंड आई वुड रियली विश टू गॉड कि ना हो किसी को, बट उसके बारे में जानना एंड जस्ट टू हैव एन अवेयरनेस ऑफ इट कि हाँ ऐसा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, एंड उस केस में कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हैं, उस बारे में जानना बहुत जरूरी है। सो आज का जो सेशन है, विल स्टार्ट विद दी स्ट्रेचेस फॉर मसल क्रैम्प्स। जैसे हम बात करते हैं कि अपर एक्सट्रीमिटी में या लोअर एक्सट्रीमिटी में क्रैम्प्स आते हैं, क्यों आते हैं, उससे अपने आप को ठीक कैसे रखें अपार्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, उसको कैसे हम मेंटेन रख पाए एंड कैसे हम इंश्योर कर पाए क्रैम्प्स इतने ना पड़े आपके आप। तो स्ट्रेंथनिंग के अलावा व्हेन आई सेड की स्ट्रेचिंग करते हैं, ये अपने आप में एक वार्म अप भी है, अपने आप में ही ये उसका एक्सरसाइज भी है, उसका सोल्यूशन भी है। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। लाइक सर सेड कि मैम के हाथों में या उंगलियों के पास कई बार क्रैम्प्स आते हैं, तो उंगलियों का और रिस्ट की स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं तो किस तरह से करते हैं, नॉट ओनली इन केस ऑफ having muscular cramps but also in general if someone has any kind of muscle stiffness। अपने आप जैसे अगर हाथों को आगे एक हाथ रखिए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से इसको पकड़ लिया इस तरह, एंड इसको रिस्ट को एकदम ढीला रखेंगे, इस पे ज्यादा जोर नहीं पड़ना चाहिए, हाथ में पकड़े रखेंगे इसको, एल्बो सीधी बिल्कुल, एंड बहुत ही हल्के हाथ से इसको पीछे की तरफ पुल करेंगे इस तरह। ऐसे करिए, पुल करिए पीछे की तरफ, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना, ना ही बहुत ज्यादा पीछे खींचना है, हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथ से और बहुत धीरे से, एंड वापस। अगर आप अच्छे से जोर लगाते हैं तो यू विल फील की पूरा स्ट्रेस पीछे यहाँ तक आता है। ओके, हाथ को इस तरह से रखिए, इसको यहाँ से पकड़ेंगे नकल्स के पास से, एल्बो सीधी रहेगी बिल्कुल, एंड इसको नीचे की ओर पुल करिए, नीचे की तरफ पुल करिए इस तरह, ऐसे खींच के उसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से स्ट्रेच आता रहे, एंड वापस थोड़ा सा हाथ को रिस्ट को चलाते हैं अच्छे से, उंगलियां ये ऐसे करके नीचे कर लो, 1 मिनट का रेस्ट। If a person has a history of having muscular cramps in their extremities, तो उस केस में हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप जब भी स्ट्रेचिंग करें आप कंटिन्यूसली जितने भी हमारे रेपिटेशंस हैं हम उसमें थोड़ा सा ब्रेक देना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उस एरिया का ऑक्सीजन सप्लाई किसी कारण से कॉम्प्रोमाइज है या प्रोटीन एब्जॉर्प्शन कम है, एंड वी नो इसकी वजह से क्रैम्प्स आ रहे हैं, हम उसको एग्रेवेट नहीं करना चाहते। हम नहीं चाहते कि अगर वो एरिया डिप्राइव्ड है ऑक्सीजन से तो वो और ज्यादा हो जाए, उससे बचाने के लिए थोड़ा रेस्ट देते हैं।
क्योंकि हम कोई मूवमेंट कितना फास्ट करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे, वो उतनी जल्दी जल्दी सारा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा वहां। सो विल डू दिस अगेन, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। हाथ को सीधा रख के इस तरह पीछे की ओर खींचेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ के, एंड एस। आप चाहे हाथ को नीचे रखें, चाहे हाथ को ऊपर उठा के रखें, वो अपने 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 कंफर्ट जोन के हिसाब से ठीक रहता है। ऐसे खींच के इसको होल्ड करेंगे अच्छे से, एंड पीछे की तरफ, एंड वापस। ओके, सो ये हुआ स्ट्रेच। इफ यू हैव क्रैम्प्स इन योर फिंगर्स एंड थोड़ा लाइक नीचे फोर आर्म की तरफ। इसके बाद हम अगर जैसे वार्म अप करते हैं, या फिर अगर हम बात करते हैं कि पेरिफेरल से ब्लड को वापस लाने की, तो हाथों को आगे रख के या ऊपर की तरफ ऐसे रख के जब हम चलाते हैं, इनको ऐसे करते हैं, तो इससे भी जो ब्लड सर्कुलेशन है, पूरा ब्लड जो हमारे पेरिफेरल्स में जमा था, वो पंप होके यहाँ से वापस हार्ट में जाता है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट जो स्ट्रेच है वो हमारे एल्बोज से शुरू होते हुए शोल्डर्स तक जाता है पूरा। एंड डॉक्टर परवेज ने कल आपको करवाया भी होगा कि आप अपने हाथ को सीधा करिए इस तरह, इस पोजीशन में, हाथ को नीचे की ओर टर्न करिए ऐसे, एंड इसी हाथ को इसी पोजीशन में साइड में ले जाइए। सीधे बैठेंगे बिल्कुल साइड में और पीछे तक, जितना पीछे ले जाया जाए, जितना पीछे ले जाया जाए। एक सर्टेन पॉइंट पे थोड़ा स्ट्रेच आता है यहाँ तक, इसको रोक के रखेंगे यहीं पे, एंड वापस ले आएंगे, वापस ले आएंगे, एंड नीचे। दोबारा आप करेंगे दूसरे हाथ से। नाउ विद द ऑपोजिट हैंड, हाथ आगे की ओर ले आए, हाथ को नीचे की तरफ किया ऐसे, एंड अब पीछे की ओर ले जाओ, जितना पीछे चला जाए आपसे। लेकिन इसमें खुद टर्न नहीं करना, अपने ट्रंक को टर्न नहीं करना, सिर्फ शोल्डर को पीछे ले जाना। एंड ऑल्सो अगर किसी कारण से अगर आपको स्ट्रेच नहीं आ रहा है, पूरा आपको फील नहीं हो रहा, तो उसका एक तरीका और है कि आप अपने गर्दन को टर्न करते हो। अगर शोल्डर राइट की ओर जा रहा है, तो आप लेफ्ट की ओर देखिए और फिर टर्न करिए अच्छे से, एंड वापस, नीचे। गुड। ये सो डॉक्टर परवेज ने नहीं कराया था, आप ही ने कराया? अच्छा, उन्होंने नहीं कराया, कराया तो एक्चुअली में उसमें थोड़े से वेरिएशंस उन्होंने जो बताया था, उन्होंने सिर्फ हाथ को ऐसे रख के टर्न करने को जो बोला था, उसमें दिस इज जस्ट समथिंग दैट आई एडेड। मैं कल जब सेशन उनका देख रहा था, तो लाइक दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन। लाइक जब मैं क्लास 12th में था, तो मैंने अपना एक बार बाइसेप्स टीयर किया हुआ है। मेरा बाइसेप्स पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार टीयर हो चुका है, वो भी मेरे बोर्ड के एग्जाम से 2 महीना पहले। बड़े ही खराब टाइम थे। तो उस टाइम पे सारे स्ट्रेचेस मैंने तब भी सीखे थे, एंड उनका फिर मेडिकल पॉइंट मुझे बाद में जाके समझा जब मैं कॉलेज में पहुंचा अपने। चलिए, तो ये तो हुआ स्ट्रेच जब हम करते हैं पूरा एल्बो के लिए एंड फॉर योर फ्रंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल। ऑल्सो इन केस ऑफ फ्रोजन शोल्डर, जब हम इसको अगर हम अप्लाई करें अपार्ट फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, जब हम अपने फ्रंट ऑफ जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच कर रहे हैं, जितना उसका रेंज लिमिटेड था, उसके बियॉन्ड हमें उसको थोड़ा सा 1-1% करके ही उसको पुश करना होता है कि यार अगर अभी ये 10 डिग्री तक जा रहा है, तो 10 का 11 हो, कल को 11 का 12 हो, 12 का 13 हो, धीरे धीरे इट हैज टू गो अप।
The only thing in case of frozen shoulder is कि if someone has a history of frozen shoulder या frozen shoulder के कारण अगर उसको अभी भी पेन रहता है किसी कारण से, even after being treated with it, तो आप ये पूरा स्ट्रेच करते समय जब आपने हाथ को आगे लिया एंड साइड में किया, रादर देन डूइंग दैट आप इसका दीवार का सहारा ले सकते हैं कि हाथ को पीछे की ओर दीवार के ऊपर टच कर लिया, आप दीवार के आगे खड़े हो जाइए, हाथ को पीछे ले जाइए दीवार तक, दीवार पे रोक के और फिर पूरा उस पर अपना वेट बट अगेन दैट लाइक आई सेड कि डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो उसके डिटेल्स में अभी जाना इतना वो शायद मतलब कुछ केसेस में आपको समझ आए, कुछ केसेस में अगर ना भी आए तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई प्रॉब्लम हो उसके कारण। आई वुड सजेस्ट कि जो हम इस तरह से कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। ओके, नेक्स्ट स्ट्रेच इज जैसे हमने भी किया फ्रंट के लिए, अब होता है फॉर द बैक साइड ऑफ जॉइंट कैप्सूल एंड अगेन जब क्रैम्प्स आते हैं, कई बार क्रैम्प्स पीछे की ओर यहाँ भी आते हैं एंड यहाँ भी आते हैं, स्पेशली अगर मैं अभी ये सेशन 8 से 9 का होता है, अगर ये सेशन सुबह 8 बजे से लेके शाम के चले 5 बजे तक बैक टू बैक और सबको बैठना पड़े इसमें, उसके और उसमें मैं कहूँ कि एक्सरसाइज के अलावा सबको यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइप भी करते रहना, तो सेशन के एंड में जो क्रैम्प्स उठते हैं या जो पेन होता है वो आपको हाथों में या यहाँ फील ना होके यहाँ आपको खुद फील होगा कि ऐसा जैसे मसल्स ट्विच कर रहे हैं यहाँ पे पीछे की तरफ दोनों साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इनका स्ट्रेच एंड स्पेशली फ्रॉम द बैक ऑफ कैप्सूल पूरा पीछे की तरफ जाते हुए इसका हम स्ट्रेच करते हैं। इसके लिए अपना एक हाथ आगे ले आइए, इस तरह डायगनली हाथ को आगे की ओर ले आइए, साइड में लाइए सर, नहीं सर, मेरा हाथ देखिए कैसे अंदर की ओर जा रहा है, आपका हाथ बाहर की ओर आ रहा नहीं, मेरा लेफ्ट हैंड अंदर जा रहा है ऐसे। कर्नल पुरी जी हाथ को इस तरह से रखिए, आप हाथ बाहर की ओर ले जा रहे हैं, बाहर नहीं लाके अंदर लाना, आप थोड़ा साइड करके दिखाइए। अच्छा ऐसे रखा पहले सीधा एंड देन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ सर, हाँ ऐसे, वेरी गुड वेरी गुड। हाथ को ऐसे रखेंगे, दूसरे हाथ को ऐसे रखते हैं elbow के पास से, फिर हाथ से पूरा अपना एंड अपना खींच सकते हैं एक बार में, ऐसे करें तो ये थोड़ा ज्यादा इजी रहता है। एंड पुल, जितना पुल कर पाए उसको होल्ड करते हैं इसी पोजीशन में एंड वापस। थोड़ा सा ये ट्रिकी है, अविनाश जी ठीक से नहीं कर पा रहे, एक मिनट सर मैं दोबारा बता देता हूँ। लेट्स ट्राई विद द ऑपोजिट हैंड, अपना राइट हाथ आगे लाइए सीधा, अंदर की ओर इसको लेके जाइए इस तरह। अब अपने ऑपोजिट हैंड का जो एल्बो है हम उसका यूज करेंगे, तो उस हाथ को आगे लाएंगे इस तरह ताकि दोनों एल्बो आपस में क्रॉस हो जाए, और ये वाला हाथ एकदम सीधा रहेगा, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, इसको ढीला रखेंगे और सिर्फ इस वाले हाथ से जो हाथ आगे की ओर है एल्बो को बेंड करो, ये इस तरह जितना बेंड कर पाए, जितना इसको खींच पाए अपनी तरफ खींच के रखेंगे।
करते हैं जिस तरह से, सबसे पहले तो पैरों को आगे करके अपने पंजों को चलाएंगे। पंजों को चलाएंगे अच्छे से, क्योंकि जब हम मसल क्रैम्प्स की बात करते हैं सबसे ज्यादा क्रैम्प हमारे को इसी रीजन में उठते हैं। जो हमारा काफ मसल्स हैं, सबसे ज्यादा मस्कुलर क्रैम्प यहीं पे बनते हैं हमारे। चलाते रहिए पैरों को अच्छे से, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं पैरों की। आप दो को कर लो, वो एक को कर दो। अच्छे से चलाते रहेंगे इनको एंड देन नीचे ले आए, वापस नीचे। ये तो हुआ हमारे पेरिफेरल से पूरा ब्लड को वापस लाने के लिए एंड काफ मसल्स का वार्म अप करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं मेन स्ट्रेच की तरफ। अगर आप उसको ऐसे चेयर पे बैठ के करते हैं तो इसका तरीका तो यही है सिंपली कि पैरों को ऊपर उठाया, हल्का सा बैक रेस्ट के ऊपर लीन करा, पीछे अपना वेट डाला उस पे एंड पैरों को अपनी ओर खींच लिया अच्छे से पूरी ताकत के साथ। एक तरीका तो ये है करने का, करके देखिए एक बार। उसमें सीधे करिए, हल्का सा अगर आपका जो चेयर का बैक रेस्ट है अगर वो पीछे की ओर होता है तो भी ठीक है, अगर नहीं हो पाता इवन देन इट्स ओके। एंड पूरा पैरों को पूरी ताकत के साथ अपना पुल करिए पीछे की तरफ, काफी इसमें जोर लगता है। एंड वापस एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। इसमें सीधे पूरा अपना वेट पीछे की ओर डालेंगे चेयर पे एंड पैरों को पुल करेंगे अपनी तरफ पूरी ताकत लगा, खींच के उनको होल्ड करना होता है थोड़ी देर के लिए, रफली फॉर 10 सेकेंड्स, कुड बी 15 ऑल्सो, कुड बी 20 ऑल्सो, डिपेंडिंग कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। एंड वापस नीचे। ये तो हुआ स्ट्रेच काफ मसल्स का चेयर पे बैठे हुए। अगर आप ज्यादा देर अभी क्योंकि अगर आप अपने घरों पे हैं एंड इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग अ फोन और मे बी रीडिंग अ बुक या अपना लैपटॉप पे बैठने का अगर आप यूज टू हैं तो ये वाला स्ट्रेच आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर सिटिंग और लेट्स से रीडिंग अ बुक एंड अगर आप बुक पढ़ने के लिए एक स्ट्रेच में अगर आपको 2 घंटा या 3 घंटा बैठना पड़ता है तो हर आधे पौने घंटे के गैप पे आप ये स्ट्रेचिंग अपने पैरों की उस टाइम पे कर सकते हैं। ऑल्सो फॉर दी हैंड्स, हाथों की जो बताइए वो भी कर सकते हैं, बट पैरों की खास तौर पे कीजिएगा क्योंकि पैरों का मूवमेंट उस टाइम पे नहीं होता है ज्यादा एंड पैरों से ब्लड का वापस जो ड्रेनेज हार्ट में होता है वो उस टाइम पर काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। ओके, काफ का ही एक स्ट्रेच और है, ये तो हुआ बैठ के, अब एक स्ट्रेच हम करेंगे तो खड़े होके भी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सब अपनी अपनी चेयर से एक बार खड़े हो जाइए। ये जितने भी स्ट्रेचिंग जो मैंने बताई हैं आज, these are all active stretches, these are not passive stretches जिसमें एक्टिवली हमारा जोर लगता है। हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट का या किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। यूजुअली जब हम करते हैं पैर पे लपेट के उसको खींचना, पंजे को भी तरफ, वो भी एक स्ट्रेच होता है काफ मसल्स के लिए, बट हियर वी आर डूइंग ऑल एक्टिव स्ट्रेच। सो सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे कि हम अपना लेफ्ट वाला पैर ले आएंगे आगे, इस तरह थोड़ी दूरी बना के रखना। अगर पैर को थोड़ा आगे ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अपने आप को गिरने से बचाना है तो साइड में चेयर या सामने अगर आपके टेबल हो तो प्लीज अपना हाथ रखिएगा। आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आसपास कोई सपोर्ट है तो प्लीज उस सपोर्ट पे अपना हाथ रख के ही इस स्ट्रेच को करें। जितना हो सके अच्छे से पैर को आगे ले जाए सरका के
दोनों पैर जमीन पे एकदम फ्लैट रहेंगे, कोई भी पैर ऊपर ऐसे उठना नहीं चाहिए, मैं अभी सीधे रहेंगे बिल्कुल। एड़ी जमीन से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, उंगलियां भी जमीन पे, एड़ी पूरा पैर फ्लैट ऊपर। सामने आपके जो भी सपोर्ट है, चाहे तो ऊपर अपना हाथ रख लीजिए एंड ये घुटना एकदम सीधा रहेगा, ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होना चाहिए, सिर्फ आगे वाला बेंड होगा इस तरह, इस डायरेक्शन में सामने की ओर एक उसको बेंड करिए। जितना अच्छे से आप बेंड कर सकते हैं घुटने को सीधा रखते हुए, इस घुटने को सीधा, इस घुटने को, आगे वाले घुटने को बेंड, जितना अच्छे से आप कर पाए। अगर आप प्रॉपरली वेट डाल रहे हैं अपना पैर पे तो आपको पीछे एक स्ट्रेच आता हुआ फील होगा उस जगह पे, काफी होल्ड करते हैं उसको, रिलैक्स, सीधा करते हैं, वेरी गुड। we'll just try with the opposite leg also। पैर को किया आगे, देन धीरे से सरका के थोड़ा और दूर ले जाते हैं, 2-4 इंच। वो पैर फ्लैट बिल्कुल एक दूसरे के एकदम पैरेलल चलेंगे इस तरह से, एंड आगे की ओर बेंड करेंगे, मैक्सिमम जितना किया जाए। साइड में अगर कोई सपोर्ट है तो उसका यूज कर लीजिए। नीचे के इसको होल्ड करेंगे यहीं पे थोड़ी देर, अच्छे से स्ट्रेच आने देंगे। I hope everyone was able to see that and follow that। एक बार दोबारा कर देते हैं, पैर आगे, एंड घुटने को बेंड, घुटने को बेंड, इसको होल्ड करेंगे एंड वापस। सो ये थे स्ट्रेचेस हमारे लोअर एक्सट्रीमिटी के लिए एंड पर्टिकुलरली हमारे काफ रीजन के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रैम्प्स वहीं पे उठते हैं। एंड लाइक आई सेड, either due to a nerve compression or due to like variation in your protein absorption, या फिर किसी और मेटाबॉलिक डिजीज की वजह से, किसी भी ABC कारण से अगर मस्कुलर क्रैम्प्स उठते हैं बॉडी में, चाहे फिंगर्स में हो, चाहे पैरों में हो, कंधों के पास, ऊपर आपके अपर शोल्डर के पास, उनका स्ट्रेच करना is the main line of treatment। but also like I said कि सिर्फ मोबिलिटी पे या सिर्फ हम उसकी स्ट्रेचिंग पे ही फोकस नहीं करते हैं, हम मसल की स्ट्रेंथ भी चाहते हैं। सो प्रीवियस सेशंस में भी जितनी जैसे हम एक्सरसाइज बताते आए हैं आप उनको भी फॉलो करिए। उसमें जो स्ट्रेचिंग पे आज हमारा जो मेन हमने एम्फोसिस दिया, इस पर आप भी इसे अपना अकॉर्डिंगली एम्फोसिस दीजिए एंड देखिए कि मेरे को किस चीज से कितना बेनिफिट लगता है। लाइक इफ जैसे मिस्टर तेज कुमार जी सेड कि मैम के हाथों में और फिंगर्स में क्रैम्प्स आते हैं, तो पर्टिकुलरली जो मूवमेंट जो हाथों को पीछे की ओर पुल करने का है दोनों डायरेक्शन में, ऊपर भी एंड नीचे की तरफ भी, उस पे वो ज्यादा फोकस देंगे तो यू वुड सी कि हाँ उससे हाथों के जो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं वो टाइम के साथ कम हो जाते क्या है, मर गए और साला टेस्ट ही नहीं किया। सो ये अपने आप में एक वार्म अप भी हो जाता है एक्सरसाइज से पहले, कि वार्म अप भी कह लो एंड इसको एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, दोनों ही चीजें हैं अपने आप, पर्टिकुलरली फॉर मसल क्रैम्प्स। एंड सो ये तो थी एक्सरसाइजेस या स्ट्रेचेस जो थे हमारे मसल्स के लिए।
इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस आप प्लीज पूछ सकते हैं। गो अहेड प्लीज। जी सर पूछिए। अनुराग, आपने कई बार कहा एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन जी बाय योर बॉडी। नाउ प्रोटीन खाना तो हमारे हाथ में है, एब्जॉर्प्शन इज इट द कंडीशन ऑफ योर बॉडी व्हिच डिसाइड्स दैट? यस सर, अप टू सम एक्सटेंट वो हमारी बॉडी अपने आप डिसाइड करती है। इट इज मोर ऑफ अ जेनेटिक थिंग कि हम जितना प्रोटीन इनटेक लेते हैं वो शरीर में किस तरह से और किस रूप में और कितनी मात्रा में वो एब्जॉर्ब हो पाता है। दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। उसके लिए इंसान का डाइट कितना है वो भी बहुत मैटर करता है। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितना उसने कंज्यूम किया उसमें से कितना उसने कैलोरीज को बर्न किया उस पर भी डिपेंड करता है। डॉक्टर जी सर। एक चीज मैं पूछना चाहता था कि जैसे हमें क्रैम्प आते हैं तो सबसे पहले हमारा कोशिश करते हैं कि उस जगह को थोड़ा सा मसाज करने के लिए या कुछ सेक करने के लिए या सेक करने के लिए एक्सरसाइज ज्यादा उस टाइम पे जरूरी है या मसाज या कुछ सेक करना जरूरी है? कुछ भी नहीं। अच्छा है कि अगर क्रैम्प्स आते हैं चाहे कहीं पे भी आए, बॉडी के किसी भी, उससे पहले इसकी थोड़ी सी सिकाई कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। मसल्स जितने फ्लेक्सिबल होंगे, जितने प्लायबल होंगे उस टाइम पे, उतना उनको स्ट्रेच करना आसान होगा। सो जब हम सिकाई कर लेते हैं अगर स्टार्टिंग के 10-15 मिनट एंड देन हम स्ट्रेचिंग करते हैं, तो वो 15 मिनट की सिकाई से मसल्स आपके अच्छे से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं एंड उनका जो मूवमेंट पहले नहीं हो पा रहा था किसी कारण से या जो क्रैम्प्स उठ रहे थे वो थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं। तो स्ट्रेचिंग से आप सिकाई कर सकते हैं। एंड जो हमारा फर्मेंटेशन है गर्म है, तो कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा अगर आपको पैरों में आ रहे हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है सर कि ट्रेपीजियस में जो शोल्डर में क्रैम्प्स आते हैं उसकी वजह से सम पीपल से कि हमारा अगर माइग्रेन है किसी को तो वो एग्रेवेट हो जाता है। उस टाइम पे लोग कहते हैं कि आप गर्म पानी से अच्छा आप ना बर्फ का वो आइस पैक लेके यहाँ पे रखो दोनों तरफ और सिर नीचे करके बैठ जाओ। द कॉमन प्रैक्टिस इज दैट, ऑल्दो वैसा करना नहीं चाहिए। आप गर्म पानी का यूज करिए, आप सिर को नीचे इस तरह से मत करिए इफ यू हैव अ माइग्रेन अटैक ऑल ऑफ अ सडन। और वो कई बार जिनको जिनको माइग्रेन का इशू है दे वुड नो कि वो जहां अचानक से शुरू हो गया तो वो ऐसा शुरू होता है कि वो बाकी के पूरे दिन के प्रोग्राम पे पानी फेर देता है। तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है उस केस में। तो यस, आपका जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, बिफोर डूइंग अ स्ट्रेच आप मसाज के बारे में थोड़ा बताना था आपने। किसके बारे में सर? मसाज के बारे में। ओके सर, मसाज जैसा मैंने एक बार पहले भी बताया था कि जब भी हम मसाज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया, चाहे हम हाथ चाहे हम पैरों की करें, द मेन पर्पस ऑफ डूइंग अ मसाज इज कि वहां से जितना भी वहां पर अगर ब्लड जमा है या लिम्फ जमा है उसको वहां से हमें ड्रेन आउट करना है। उसके लिए जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर जैसे मैंने भी कहा कि क्लास 12th में मेरा बाइसेप्स टीयर हो चुका है, मेरा पूरा टीयर यहाँ दिखेगा नहीं क्योंकि इट वाज अ इंटरनल टीयर, तो दिखेगा नहीं ऊपर से, बट रफली यहाँ से कहीं से शुरू हुआ था एंड ऑल द वे टिल द एल्बो यहाँ तक गया था। तो अगर अब मुझे इसका मसाज करना हो तो मैं कैसे करूँगा? पहली चीज लाइक आई सेड, ताकि वहां से जितना भी अनवांटेड जो हमारे टॉक्सिन्स हैं जो कि जमा है कहीं कहीं पे हमारे मसल्स के बीच में या हमारे ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में, उनको ड्रेन आउट करना। मसाज के केस में सर मैं बता रहा हूँ, हाथ यहाँ रखा, थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं, पूरा दबा के उसका ऐसे एकदम उसकी जान नहीं निकालनी, लेकिन हल्का सा उसमें प्रेशर डाल के हम उसको ऊपर की ओर हाथ को फेरेंगे इस तरह, ऊपर की तरफ।
ताकि जितना भी टॉक्सिन अगर वहां जमा थे वो वहां से ड्रेन आउट होके हार्ट में पहुंच जाए, हार्ट के थ्रू वो जनरल हमारे सर्कुलेशन में होते हुए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए। दैट इज द होल प्रिंसिपल बिहाइंड डूइंग अ मसाज, एंड दैट शुड बी डन यूजिंग अ लुब्रिकेंट। कोई यहाँ पर पाउडर या कुछ तेल वगैरह लगा के तब करते। कभी ये भी मेरा हाथ ऊपर आराम से नहीं जा रहा, जोर लगाना पड़ता है। अगर तेल लगा के करते हैं तो हाथ स्मूथली ऊपर जाता है। तो सर मसाज क्रैम्प्स के केस में काफी हेल्प करती है। आपका क्वेश्चन में तो ये बहुत अच्छा है कि सिकाई करने के अलावा व्हेन वी डू अ मसाज विद सम प्रेशर ऑन इट, एक होता है हल्का बस एक बार हाथ ऐसे ऐसे फेर दिया और बस छोड़ दिया, वो मसाज नहीं होती है। वो तो आपने तेल लगाया और छोड़ दिया, वो तो उस जगह की ऑयलिंग हो गई, मसाज नहीं हुई। थोड़ा सा प्रेशर लगा के एंड जिस पर्टिकुलर एरिया से इन द डायरेक्शन ऑफ द हार्ट अगर आप उस एक्सरसाइज को करें, एक्सेप्ट फॉर द फीट, पैरों की एक्सरसाइज हमेशा उल्टे डायरेक्शन में होती है। पैरों से या कमर से ऊपर का पूरा जो एरिया है उसकी एक्सरसाइज हमेशा इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हार्ट। अगर आप पैरों के लिए कर रहे हैं, आपको पैरों में क्रैम्प्स आते हैं एंड आप पैरों की मसाज करते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ इस तरह से करते हैं, घुटनों की नीचे, थाइस की तरफ से नीचे, देन आगे जो शिन मसल्स हैं इनसे भी नीचे तक पूरा, एंड काफ से भी नीचे की तरफ। दिस इज द ओनली एक्सेप्शन इन द केस ऑफ मसाज। इसके अलावा कमर से ऊपर जितना भी हमारा एरिया है, हमारे हाथों में, फोर आर्म्स में, शोल्डर्स में, के लिए भी इट इज ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हार्ट। इस पर भी आई थिंक एक पूरा सेशन अच्छे से लेना चाहिए, डिटेल में लेना चाहिए। थैंक यू। लेंगे इस पे भी सेशन एक लेंगे अच्छे से पूरा डिटेल के साथ, मसाज ऑफ एवरी, पूरा सिर से पैर तक कैसे करते हैं अच्छे से लेंगे इस पे सेशन एक। एनी फर्दर क्वेश्चंस? फील फ्री, कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। मेरे को तो कोई क्वेश्चन एनीथिंग। थैंक यू। थैंक यू। ओके, सो आई थिंक और क्वेश्चंस नहीं है, तो दैट विल कंक्लूड द सेशन फॉर टुडे देन। Okay, no problem. So I think that concludes the session for today, and आज का सेशन आई होप कि यूजफुल रहे सबके लिए। एंड लाइक आई सेड कि जो क्रैम्प्स अगर पड़ते हैं हाथों में या पैरों में, किसी भी बॉडी के सेगमेंट में, जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्टेड फ्रॉम दी एकदम पैरल से स्टार्ट करना, उंगलियों से वेंट फॉर दी शोल्डर एंड देन दी पूरा एंटायर लोअर एक्सट्रीमिटी। ये स्ट्रेचिंग का जो पूरा एक रूटीन है, आप किसी भी एक्सरसाइज से पहले करें, आप इससे पहले अगर चाहे सिकाई कर लें एक पर्टिकुलर एरिया की जहाँ पे आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो भी वो बेनिफिशियल रहता है। एंड ऑल्सो जनरली भी कोई भी एक्सरसाइज मेन शुरू करने से पहले अगर आप इस पूरे स्ट्रेचिंग को अपने वार्म अप का हिस्सा बनाएं एंड देन यू हेड टुवर्ड्स द मेन एक्सरसाइज, तो वो भी अच्छा रहता है। द मेन थिंग इज अभी के लिए, क्योंकि लाइक वी सेड कि अभी लॉकडाउन में है एंड बाहर ना जा पाने के कारण से जो हमारी डेली एक्टिविटीज जिस तरह से थोड़ी बहुत चेंज होती हैं टाइम के साथ, उसमें स्ट्रेचिंग इन इटसेल्फ बेनिफिट्स अ लॉट। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जितना अभी समय घर पे बिताएं, अच्छे से ये पूरा रूटीन करें अपना, 10-15 मिनट का एक दिन में या शाम को भी अच्छे से इसको कर पाएं। एंड यू नो जस्ट कीप योरसेल्फ एक्टिव, चलते फिरते आप चलते रखिए, अपने आप को ओवरएक्सर्ट मत करिए। टू मेंटेन योर हेल्थ यू कैन नॉट पुश योरसेल्फ बियॉन्ड वेट, मतलब टू मच बियॉन्ड योर लिमिट्स। उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए द बेस्ट वी कैन मेक ऑफ इट, वी शुड मेक ऑफ इट। So with that, I will conclude the session for today. Thank you so much for joining in. And आपसे मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे। Take care everyone. Bye bye. थैंक यू वेरी मच। Bye.